आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में जेएमएम में चल रहे सियासी उथल पुथल के बीच बिहार में भी अब इसका साइड इफेक्ट दिख सकता है, जिसका इशारा सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने किया है। अशोक चौधरी का दावा है कि महागठबंधन के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और बहुत जल्द एनडीए के साथ आ जाएंगे। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि झारखंड में जो कुछ हो रहा है वो चुनाव के वक्त होता रहता है। अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी बिहार में भी ऐसा करना चाहती थी लेकिन सफल नहीं हुई। अब अगर झारखंड में हो रहा है तो बेचैनी क्यों है? अशोक चौधरी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। झारखंड में जो राजनीतिक घटना घट रही है, बिहार की भी सियासी निगाहें। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के प्रभारी और बिहार के जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी मौजूद है। अशोक जी, झारखंड में जो कुछ हो रहा है क्या कहेंगे उस पर? तेजी से घटनाएं वहां बदल रही है और जो अखबारों से आज सुबह के जानकारी मिली है सोशल मीडिया से कि जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे हेमंत सोरेन जी के हटने के बाद, चंपई सोरेन जी, वो पार्टी के व्यवहार से, नेताओं के व्यवहार से, पार्टी के उससे दुखी हैं और वो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि वो कहीं जा सकते हैं। अभी तो उन्होंने अपने से खुलासा नहीं किया है, तो मतलब क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और आजकल चुनाव के पहले देखा जाता रहा है कि बहुत से नेता अपना पाला बदल लेते हैं जो फेंच पे रहते हैं। तो अब ये देखने की बात है कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन सर, सवाल इसलिए उठ रहा है कि झारखंड में जेएम आरोप लगा रही है कि बीजेपी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कई तरह के प्रयोग करके। ये अच्छी राजनीति का संकेत नहीं है? ये क्या है, हेमंत सोरेन जी भी तो हर कोई तोड़ता ही है ना। अपनी पार्टी को और अपने शासन को स्थायित्व करने के लिए हम लोग के यहाँ क्या हुआ, जब शक्ति परीक्षण हो रहा था तो हमारे लोगों को भी खरीद फरोख्त करने का काम किया गया। सर, झारखंड में जो कुछ हो रहा है और बीजेपी के संपर्क में कई जेएम के विधायक बताए जा रहे हैं, जैसे कि दावा किया जा रहा है, बिहार में भी एनडीए के संपर्क में कुछ महागठबंधन के विधायक हैं क्या? है ही हैं, तो सब है ही हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आरजेडी के बहुत से लोग संपर्क में हैं। तो क्या बिहार में भी कुछ हम देख सकते हैं क्या आने वाले समय में? होगा ही। कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग तो संपर्क में ही है। सब कुछ देखता है कि उधर स्थिति खराब है और ये जो कॉम्बिनेशन है नीतीश जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का, बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है बिहार में। यहाँ पर फिर इस बार आरजेडी 20-25 सीट पर रुक के खत्म हो जाएगा और एक जो है मेढक जो कूद रहे हैं, वो जैसे ही बरसात खत्म होता है मेढक का आवाज बंद हो जाता है, वैसे उनका भी आवाज बंद हो जाएगा। किनकी तरफ इशारा है? नहीं, हम इशारा किसी का, हम लोग नाम नहीं लेना चाहते उनका। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जिन्होंने झारखंड को लेकर तो बोला ही और साथ में बिहार में भी एक बड़ा दावा कर दिया कि महागठबंधन के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों पर जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि पहले चंपाई सोरेन को इज्जत दिया, फिर कान पकड़कर बाहर कर दिया। इससे वो काफी दुखी हैं। किसी को इज्जत दिया जाए और फिर उसे कान पकड़कर निकाल दिया जाए, उनके साथ यही हुआ है। उन्होंने कहा कि 7 महीने तक चंपाई सोरेन की सरकार अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जब हेमंत सोरेन को जमानत मिली तो उन्होंने खुद पार्टी की बैठक बुलाकर उन्हें जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया। इस्तीफा दिलवाने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिया गया। सोरेन को जो वहाँ से एक तरह से झटका दिया गया है, उससे हम लोग भी दुखी हैं। जनतंत्र में जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है कि किसी को इज्जत दिया जाए और कान पकड़ के निकाल दिया जाए। तो उनके साथ यही हुआ है। ये बात सही है कि चंपाई सोरेन को उन्होंने दिया था तो शायद यही समझ के दिया होगा कि आदमी करने वाले कुछ नहीं है, जो मन में आएगा वही हम करेंगे। और चंपाई सोरेन 8-7 महीना रहे, अच्छा काम करके झारखंड में दिखला दिए और हेमंत सोरेन के पग चिन्हों पर चल रहे थे। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उस पार्टी के अगेंस्ट में कोई बात कर रहे हों। और ठीक है, जब हेमंत सोरेन को मिल गया जमानत के बाद आए तो एक प्रक्रिया होती है हटाने की, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए था। या तो वो कहते कि भाई साहब हमने आपको बनाया है, अब हम आ गए हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, तो वो भी नहीं किया गया। तो आते ही आते उनके जितने भी कार्यक्रम थे सब कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया
और उस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे हेमंत सोरेन, उसके बावजूद भी पदाधिकारियों से कहा कि बंद कर दिया और फिर लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक में बुला करके जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया गया। रक्षाबंधन के मौके पर तेजस्वी यादव ने माता बहनों की सुरक्षा को लेकर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तंज कसा है। कुंतल कृष्ण ने कहा कि तेजस्वी यादव भले रक्षाबंधन पर माता बहनों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन कोलकाता वाली घटना पर इन्होंने अब तक कुछ नहीं बोला है। रक्षाबंधन के दिन भी एक शब्द कलकत्ता रेप और मर्डर केस के विषय पर नहीं कहा। पूरा देश जिस घटना से मर्माहत और स्तब्ध है, चूंकि आपकी राजनीतिक सहूलियत नहीं है, इसीलिए एक शब्द भी आपने इस विषय पे कहना उचित नहीं समझा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष इतने संवेदनहीन है, ये बात बिहार की जनता के लिए बहुत दुखद है। थोड़ी संवेदनशीलता लाएं तेजस्वी जी, कुछ विषय राजनीति से ऊपर के होते हैं। बिहार में होने वाले 4 सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सियासत और दावा जारी है। आरजेडी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी 3 जबकि भाकपा माले 1 सीट पर उपचुनाव लड़ने वाली है। हालांकि अभी आरजेडी की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस की ओर से घोषणा के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने की बात कही जा रही है। इधर बीजेपी और जेडीयू की ओर से आरजेडी में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर लालू प्रसाद की ओर के ऊपर निशाना साधा जा रहा है और एनडीए अलायंस का खाता भी नहीं खोलने का दावा एनडीए अलायंस कर रहा है। क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एनडीए के मंसूबों को चकनाचूर करेगी। जन विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व में है और तेजस्वी जी की जो साझी नेतृत्व है वो बिहार के हित में है, युवाओं के हित में है, किसान मजदूर के हित में है। उपचुनाव हो या फिर होने वाले चुनाव हो, उसमें सभी सहयोगी दल मिलकर के एनडीए को पूरी तरह से परास्त करें। उपचुनाव की घोषणा तो अभी हुई नहीं है। जो बाकी 4 सीटें पे उपचुनाव बिहार में होने वाली है वो है रामगढ़, इमामगंज, तरारी और बेलागंज। 2020 में ही समीकरण के तहत ये सीटें बंट गई थी। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के लीडर बैठ के एकजुट होकर एक मत से डिसीजन लेंगे कि कौन कहां कैसे लड़ेगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में जिस प्रकार से सहयोगी दलों के साथ बर्ताव करती है वह जग जाहिर है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई दल, उनके साथ लगातार दोयम दर्जे का व्यवहार करने का इनका पुराना इतिहास है। विपक्ष चाहे जो भी दावे करे, बिहार के 4 क्षेत्रों में होने वाले विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। राजद के खेल को सूबे की जनता अच्छी तरह जानती है। एनडीए अपने घटक दलों के साथ समन्वय स्थापित कर चुनाव लड़ती है, जबकि महागठबंधन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की चलती है और लोकसभा चुनाव की तरह इस उपचुनाव में भी अपने सहयोगियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। बिहार में राज्यसभा का रण तैयार है। राज्यसभा की 2 सीट पर हो रहे चुनाव में 1 सीट पर एनडीए ने आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। वे बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर चुनाव होने जा रहा है। 21 अगस्त तक नाम वापसी की अंतिम तारीख है। 27 अगस्त तक नाम वापसी की अंतिम तारीख बताई जा रही है और जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को चुनाव होगा, जिसके बाद शाम तक नतीजे भी आ सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो राज्यसभा की दोनों सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। हालांकि राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा अब तक नहीं किया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। खबर गोपालगंज से आपको बता दें, जहां पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 30 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, उनके सर्टिफिकेट और कई अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए सदस्यों में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार पासवान भी शामिल हैं। इन पर सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से शामिल होकर परीक्षा में पास कराने का आरोप लगा है।
गोपालगंज सदर एसडीपीओ ने बताया है कि शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बाल संरक्षण अधिकारी सुरेंद्र कुमार पासवान के साथ अभिषेक कुमार, रंजीत कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं, जिनसे कई और खुलासे हो सकते हैं। और जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि पूर्व में भी उन लोगों द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है और ऐसा कार्य किया गया है, और इसमें हम लोगों के पास उन लोगों के पास से वैसे लोगों से पैसे लेने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ उसमें हम लोगों के पास 25 से 30 की संख्या में एडमिट कार्ड भी जब्त किए गए हैं उन लोगों के पास से, और तथा उन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं, और इसमें प्राथमिकी दर्ज करके माननीय न्यायालय में उनको अग्रसारित किया जा रहा है। खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। बिहार एसटीएफ और खगड़िया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। पुलिस की कार्रवाई में संचालक राजू आलम के साथ ही कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। फैक्ट्री से एक देसी पिस्टल, 15 देसी पिस्टल की बॉडी, 12 बैरल, 2 बेस मशीन, एक हैंड ड्रिल के साथ ही भारी मात्रा में हथियार बनाने का उपकरण जब्त किया गया। हथियार बनाने की ये मिनी फैक्ट्री मोरकाही थाना क्षेत्र के दियारा में चल रही थी। खबर मुंगेर से है, जहां हत्या के प्रयास मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने ढोल नगाड़े बजाकर इश्तेहार चिपकाया है और आरोपी को 15 दिन के भीतर सरेंडर करने का भी अल्टीमेटम दिया है। साथ ही ये घटना 25 मार्च की इसी साल हुई है, जहां हवेली खड़गपुर के खैरा गांव के सहिंद्र मंडल ने 7 लोग पर मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया था। सभी आरोपी फरार थे, जिसके बाद कोर्ट ने इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया था। 15 दिन के भीतर सरेंडर नहीं करने पर आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। नालंदा के सदर अस्पताल बिहार शरीफ में इलाज में लापरवाही में एक बच्चे की मौत हो गई, और हद तो तब हो गई जब ड्यूटी में तैनात गार्ड ने बच्चे के शव को गोद में लिए परिजनों की जमकर पिटाई कर दी। परिजनों का कसूर बस इतना था कि वे बच्चे की मौत के बाद रो रहे थे। गार्ड ने बच्चे के साथ बुजुर्ग और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट में दिलखुश कुमार के आंख में गंभीर चोट लगी है। दरअसल रहुई के बरांदी गाँव के गुड्डू का बेटा पानी में डूब गया था। परिजन आनंद फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि आधे घंटे बाद उसे देखने डॉक्टर आए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हंगामे के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और अस्पताल के गार्ड पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन शांत हुए। तो एक इमरजेंसी ले गया है, दोबारा फिर दूसरा बच्चा के मार दिया। ये लोग कहल दरोगा है, ये लोग कानून कहल बनावल गया है। बताइए आप लोग बताइएगा ना, मेरा बच्चा को दोबारा मार दिया, कहल मार दिया, तो दोबारा लिया था नहीं प्रशासन। पटना से सटे मनेर में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक ड्राइवर का काम करता था, लेकिन पिछले 4 महीने से वो गांव में ही रह रहा था। फिलहाल हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। और अब बात रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इको पार्क में पेड़ को राखी बांधी है, और हर साल सीएम नीतीश कुमार आज के दिन पेड़ को राखी बांधकर ही पर्यावरण और पेड़ को बचाने का संदेश देते हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी सहित कई लोग शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने धरती, पर्यावरण और पेड़ को बचाना पहली प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में मौजूद वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जहां पहाड़ों पर पेड़ नहीं होंगे वहां सीड बॉल गिराया जाएगा, और औरंगाबाद से सरकार इसकी शुरुआत कर रही है। रक्षाबंधन के सवाल पर वन विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी ने भी पेड़ को राखी बांधी। प्रकृति भी मेरी शक्ति है, जिसका हम भक्ति करते हैं, और उस प्रकृति के अंदर जो वृक्ष, पेड़, पौधे हैं, आज वही मेरा प्राणवायु का सूचक है। यही हमारा भविष्य को बचाएगा, वृष्टि से हमारी तुष्टि और संतुष्टि करेगा। इसलिए रक्षाबंधन में हम अपने बहन से
तो निश्चित तौर पर राखी बंधाएं, वृक्षों की भी रक्षा का संकल्प लें। झारखंड बंटवारे के बाद सरकार पहले भी थी तो मात्र 7% वहाँ पर बंद थी। हम लोगों ने 15% पहुँचाने का काम किया। 17 का लक्ष्य है, जल्द ही लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे ना करके। और आगे पहाड़ जो दक्षिण बिहार के हैं वो पहाड़ों पर सीड बॉल के माध्यम से मैनुअल कर रहे थे। कल हमारा अभियान है 20 तारीख को औरंगाबाद शुरुआत करने जा रहे हैं कि पहाड़ों को भी हरिताभरण करने के लिए जहां हम मैनुअल नहीं जा पाएंगे, ड्रोन के माध्यम से वहां पर हम सीड बॉल गिराएंगे तो दक्षिण बिहार के पहाड़ हमारे हैं वो भी ग्रीन हो पाए। मतलब ये हमारा परिचय। बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांध के उसके सुरक्षा का संकल्प लेता है, उसी तरह से जो भी व्यक्ति अपने एक पेड़ पे राखी बांधे वो उस वृक्ष की और संपूर्ण वृक्ष की सुरक्षा का संकल्प ले। और इसी कारण हमारा जो विभाग है ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। पटना में भी बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और तिलक भी लगाया। भाई के दीर्घायु जीवन की कामना की तो भाई ने बहन की रक्षा का वचन भी दिया। भद्राकाल के चलते आज रक्षाबंधन के दिन 1:30 के बाद ही रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। नवादा मंडल कारा में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर जेल प्रबंधन की तरफ से खास व्यवस्था की गई थी। जेल में रक्षाबंधन के दौरान कई भाई बहन अपनी भावना पर काबू नहीं रख सके। कई बंदी अपनी बहन के साथ लिपट कर रोने भी लगे। लंबे समय बाद भाई और बहन के बीच मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आज पटना में चलने वाली सिटी सर्विस बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त है, यानी राखी के दिन पटना में महिलाओं को बस का किराया नहीं देना होगा। ये तोहफा महिलाओं को रक्षाबंधन का पर्व आसानी से मनाने में मदद करेगा। सुबह 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक बीएसआरटीसी की बसों में महिलाएं और छात्राएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार की पहल से बस में मुफ्त यात्रा कर रही महिलाएं काफी खुश दिखी। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। आज रक्षाबंधन है और आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सभी बहनों को तोहफा दिया है। आज वो सभी सिटी बसों में सफ़र करेंगी, लेकिन उन्हें पैसे नहीं देना पड़ेंगे। हम अभी खुद सिटी बस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो तमाम महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनको जहाँ तक सफ़र करना है उन तमाम जगहों में इन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा और सिटी की जितनी बसें हैं उन तमाम बसों में आज इन्हें पैसा नहीं लगेगा। इनसे हम बातें करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आप लोगों को रक्षाबंधन के लिए तोहफा दिया, कितना बड़ा काम है? बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत बड़ा काम है ये। शुभ अवसर पर लड़कियों को बहन समझकर मतलब एक तोहफा के तौर पे बहुत मतलब शुभचिंतक के कार्य किए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है सफ़र करके। घर जा रही हूँ मैं भी। कहाँ जा रही है? अभी तो मैं पटना स्टेशन जाऊँगी, उसके बाद मेरा घर मसौड़ी है तो वहाँ जाना है मुझे। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहन भाई सबको, बहन लोग के गिफ्ट अथी दे करके तोहफा बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा लग रहा है सब अथी करने में। तो जो महिलाएं हैं वो और जो बहनें हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोहफा दिया है। आज दिन भर और यूं कहें रात 9 बजे तक तमाम बसों में जो सफ़र करेंगी बहनें फ्री में सफ़र करेंगी। भाइयों को राखी बांधने जाएंगी और उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बात भागलपुर की। भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से अभी भी 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर कम हुआ है। गंगा उफान पर है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं बीते 24 घंटे में सुल्तानगंज में गंगा के जलस्तर में 4 सेंटीमीटर की कमी हुई है। हालांकि अभी भी गंगा उफान पर है। गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ गंगा घाट की यह तस्वीर है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और ऐसे में सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ गंगा घाट और नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है।
एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय नाविक और गोताखोर को 24 घंटे दोनों गंगा घाट पर तैनात किया गया है और साथ में जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भागलपुर की टीम है वो यहाँ पर कैंप कर रही है। हालांकि गंगा का जल स्तर में अभी आभासी की कमी हुई है, लेकिन अभी भी जो गंगा है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें कि गंगा के जलस्तर में बीते 24 घंटे में 4 मीटर की कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से दोनों गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एहतियात बरती जा रही है। लेकिन गंगा का जलस्तर कहीं ना कहीं बढ़ने से अब निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।